बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल। बात करेंगे कामसन मगविया के मुकदमे में सिंध हाईकोर्ट का आज एक 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया है। ये तहरीरी फैसला जहीर की तरफ से जो चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज किया गया था, जो चलान को चैलेंज किया गया था कि जहीर के खिलाफ ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए, ये मुकदमा जो है वो जज इलियास मेमन साहब ने गलत इसकी कॉग्निजेंस ले ली है, ये चलान नहीं चलना चाहिए, उसको सजा नहीं हो सकती, कई सारी रीजंस की बुनियाद पर उनकी तरफ से इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। जो चलान कॉग्निजेंस का ऑर्डर 29 अगस्त 2022 को जज इलियास मेमन साहब ने जारी किया था। उस फैसले को चैलेंज करने के बाद इसके अंदर कई तरह के तखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, आप लोगों को याद होगा। लेकिन 29 और 30 तारीख बड़ी अहम थी। 27 से 29 सितंबर पे गया था, फिर 29 से 30 सितंबर को जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने इस मामले को निपटा दिया था, खारिज कर दी थी उनकी ये दरखास्त। आज उसका तहरीरी फैसला बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है, काफी दिनों के बाद जारी किया गया है, लेकिन आज 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब जो है उनकी तरफ से ये लिखा गया है। 30 सितंबर का जी वो बता रहे हैं कि ये हेयरिंग हुई थी। गुल मोहम्मद फारूकी साहब, इमरान नियाजी साहब और आपको याद होगा अमर नियाज बडेरा साहब का जिक्र नहीं है इसके अंदर, पता नहीं क्यों नहीं ऑनरेबल कोर्ट ने उनको मेंशन किया, लेकिन उनका भी मतलब उन्होंने उनकी तरफ से मेन आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे। जब आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे तब वो मौजूद थे, लेकिन जब फैसला सुनाया गया था तो वो मौजूद नहीं थे इस मुकदमे के अंदर। जैसे सलाहुद्दीन पवार साहब ये कहते हैं कि जी मेरे सामने ये दरखास्त दायर की गई है जहीर की तरफ से, और जहीर साहब जो है वो चैलेंज कर रहे हैं 29/8/2022 का फैसला जो जज इलियास मेमन जो 7 शर्की हैं, एडिशनल सेशन जज और जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट है, स्पेशल अदालत है कराची ईस्ट की, उनके पास एक 173 की रिपोर्ट जो चलान कहलाता है वो दाखिल की गई थी आईओ की तरफ से, और उसको चैलेंज किया गया है। उसको एक्सेप्ट किया है जज इलियास मेमन साहब ने और उसको चैलेंज कर दिया है जहीर ने हमारे सामने। उसके बाद ब्रीफ फैक्ट्स उन्होंने लिखे हैं कि यह मामला है क्या। मेहदी अली काज़मी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई जो थाना अल-फलाह के अंदर कराची के अंदर, और उस एप्लीकेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आईओ साहब हैं, तफ्तीशी अफसरान साहब हैं, काफी सारे तफ्तीशी रहे हैं, तो 4 तफ्तीशी अफसरान साहब ने अपना काम किया और आखिर पे तफ्तीशी अफसर साहब ने एक रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट के अंदर, जिसमें सेक्शन लगाए हैं 363 पाकिस्तान पीनल कोड, 364 पाकिस्तान पीनल कोड, 368 पाकिस्तान पीनल कोड, 34 पाकिस्तान पीनल कोड और सेक्शन 4(2) प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस और 3(4) सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये लगाकर उन्होंने दाखिल कर दिया कोर्ट के अंदर चलान, जिसके ऊपर ये कॉग्निजेंस ले ली गई है। अब वो कहते हैं कि लंदन काउंसिल जो अक्यूज के हैं, जो अक्यूज के वकला हैं, आज भी आप लोगों ने सुना होगा कि उसके वकला जो हैं वो अदालत के अंदर गलत बयानी और झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, और इसी तरह उनके सामने भी जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब के सामने भी उन्होंने झूठ बोले थे। तो आज उन्होंने क्या मतलब इस फैसले के अंदर क्या क्या लिखा है कि उनकी तरफ से क्या कहा गया है, उसमें भी एक बड़ी दिलचस्प चीज है जो आप लोगों से शेयर करनी है। जो सोशल मीडिया के ऊपर उनका स्टांस और था और यहाँ पे एक और स्टांस आ गया। वो कहते हैं जी ये जो वकील साहब हैं जहीर के, वो कहते हैं कि जी गलत कॉग्निजेंस ली गई है, इलियास मेमन साहब के पास इख्तियार नहीं था। इलियास मेमन साहब ने ये नहीं सोचा कि जो मगविया है उसका तो बयान हमने करवा दिया था हर जगह, जहां पे वो कह रही है कि मुझे कोई नहीं लेके गया, किसी ने नहीं बहलाया, किसी ने नहीं अगवा किया, उस बयान को ये अहमियत नहीं दे रहे और हमारे खिलाफ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। फिर वो कहता है कि जी 363 और 364 भी नहीं बनता क्योंकि लड़की की उम्र 14 साल से ज्यादा आई है स्पेशल मेडिकल बोर्ड के फैसले के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे लग रहा है कि जो बहस कर रहे थे वो अमर नियाज बडेरा साहब थे, और जो इस मामले को सोशल मीडिया के ऊपर आर्ग्यू कर रहे थे एक सस्ते यूट्यूबर के साथ, कराची वाले, बहुत सस्ता है, उसके साथ जो आर्ग्यू कर रहे थे एक इनके वकील साहब जो ठेकेदार है सिंध हाईकोर्ट का और बैडमिंटन कोर्ट का रिपोर्टर है, उसके पास बैठ के उन्होंने कहा था कि हम इस मेडिकल बोर्ड के फैसले को नहीं मानते, यह मेडिकल बोर्ड का फैसला सही नहीं है। सो एक तरफ जीएम फारूकी साहब जो एडवोकेट है, बहुत खूबसूरत एडवोकेट जीएम फारूकी साहब सीनियर लॉयर हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इस मेडिकल बोर्ड के फैसले को नहीं मानता। लेकिन आमर नियाज बडेरा साहब ने अदालत के अंदर जज साहब के सामने पूरी अदालत की मौजूदगी में, भरी अदालत के अंदर इस बात का इकरार किया कि हम मेडिकल बोर्ड के फैसले को मानते हैं और उसके मुताबिक जो उम्र आई है हमें उसके मुताबिक इंसाफ दिया जाए। तो ये बाजार ये लग रहा है कि जीएम फारूकी साहब और आमर नियाज बडेरा साहब के रस्ते भी अलहदा हो चुके हैं, उनकी ओपिनियन अलहदा हो चुकी है। हो सकता है कि मामले के अंदर आने वाले दिनों में कोई नई चीज भी हमारे सामने आए। ये तहरीरी फैसला क्लियर कर रहा है कि जिन भी वकील साहब ने उस दिन आर्ग्यू किया वो मेडिकल बोर्ड के फैसले को मान रहे हैं। एक तरफ जीएम फारूकी साहब जो है वो सस्ते यूट्यूबर के साथ बैठकर कहते हैं कि हम नहीं मानते, उसके अलावा कुछ लोगों के वो सस्ते लोगों के प्लेटफॉर्म्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस फैसले को, मेडिकल बोर्ड का जो फैसला था, लेकिन अदालत के अंदर बहरहाल उन्होंने माना है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर
उसके अलावा कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी जी। इलियास मेमन साहब तो सुन ही नहीं सकते इस मामले को, इलियास मेमन साहब तो इस काम को कर ही नहीं सकते, इस केस को प्रोसीड ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ जिब्रान नासिर ने जबरदस्त किस्म के आर्ग्यूमेंट्स किए, हम लोग आपको बता चुके हैं। अदालत के अंदर कस्में खाने पे मजबूर किया, लेट जाने पे मजबूर किया, तरले मिन्नतों पे मजबूर कर दिया उन्होंने मुलजमान के वकला को। लेकिन यहां पर चूंकि अदालती फैसलों के अंदर सिर्फ लिख दिया जाता है कि उनकी तरफ से अपोज किया गया, उसके बाद जज साहब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, जज साहब अपना डिसीजन दे रहे हैं। बेसिकली जज साहब की फाइंडिंग क्या है, हर्ड एंड पेरूज द रिकॉर्ड। वो कहते हैं जी मैंने सुन भी लिया और मैंने रिकॉर्ड भी देख लिया। रिकॉर्ड पर वो कहते हैं मुझे पता चला है कि मेरे सामने ये दरखास्त दायर की गई है जिसमें मेरी जुरिस्डिक्शन तो काफी है, इनहेरेंट है, विरासती जुरिस्डिक्शन है हाईकोर्ट की, लेकिन उसके अंदर भी हमने कुछ पावर्स एक्सरसाइज करनी होती हैं जो नीचे वाली अदालतों को या सिस्टम को या जो इंसाफ के निज़ाम को दरम बरम ना कर दे। हमने उसके मुताबिक अपनी जुरिस्डिक्शन को, अपने इख्तियार को, अपने दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करना होता है। तो जो मेरे सामने दरखास्त दायर की गई है वो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि नीचे वाली अदालत का सारा कुछ खत्म कर देगी। दूसरा उन्होंने बताया ये वो चीज है जो अदालत में छुपाई गई, जो अदालत से जिस तरह आज झूठ बोला गया अदालत के अंदर, आज फैमिली कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया और बड़ी गलत बयानी की गई। मतलब मुलजमान के वकला ने मुलजमान की वफादारी में हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे जो लीगल एथिक्स हैं, हमारा जो बार काउंसिल प्रैक्टिशनर एक्ट और उसके रूल्स हैं, उसके तहत जिस कोर्ट के हम ऑफिसर होते हैं उस कोर्ट की तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आज उन्होंने वो जिम्मेदारियां भुला दी हैं और वफादारी के अंदर इस कदर आगे निकल गए कि वहां भी झूठ बोला। और हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने एक चीज छुपाई थी, वो छुपाई थी कि हमने इससे पहले क्वेश्चन भी दायर की थी इस एफआईआर को खत्म करवाने के लिए, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अदालत ने उसको अंदर लिखा कि हमारे सामने ये भी आया है कि इनकी तरफ से ऑलरेडी इस चीज को खत्म करने के लिए एक क्वेश्चन दायर की गई थी जो 18 अगस्त को खारिज हो गई है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि यह चीज जिब्रान नासिर की तरफ से पॉइंट आउट की गई थी। मुलजमान के वकला ने उनकी वफादारी के अंदर यह चीज जिक्र नहीं किया था। जज साहब ने उस फैसले को रिप्रोड्यूस किया जब वो क्वेश्चन का फैसला सुनाया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे सामने बिल्कुल ये केस इस हवाले से आया है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने अपनी जब जुरिस्डिक्शन लेनी है, हमारे पास जब कोई बंदा आता है तो हमने देखना है कि क्या उसके पास कोई और रेमेडी नहीं थी, क्या उसके पास कोई और हल नहीं था मसले का। वो हमारे पास डायरेक्टली आ गया है, जिस अदालत से रिलेटेड उसका इशू है वहां पर उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, वहां पर उसके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जरूरी है कि हम उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, हम अपना फैसला सुनाएं। लेकिन अगर हमारे मुताबिक 249A अगर मजिस्ट्रेट के पास केस होता है तो मुलजम के पास एक रेमेडी है कि वो 249A CRPC की एक दरखास्त दायर करके वो उस मुकदमे को खत्म करवा सकता है, उसमें अपने आप को बरी करवा सकता है। अगर वो समझता है कि वो मुकदमा बेबुनियाद है, उसके अंदर चांसेस नहीं है कि उसको सजा होगी, इस तरह के हालात हैं, अगर वो सेशन जज साहब के पास हो या एडिशनल सेशन जज साहब के पास हो, जिस तरह ये मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास है, तो वो 265K की एक दरखास्त होती है, सेक्शन 265 सब सेक्शन K होता है, जिसके तहत वो दरखास्त देता है और उसमें से बरी हो सकता है, मुकदमा पूरा होने से पहले ही बरी हो सकता है। तो वो दरखास्त जो है वो उन्होंने पूछा कि क्या आपने दायर की है, जिस पर उन्होंने कहा जी वो तो हमने दायर नहीं की, क्योंकि उनका मकसद तो इस मामले को लिंगर ऑन करना था, मकसद तो चीजों को लटकाना था, मकसद तो लंबा करके मामले को सिर्फ टाइम गेन करना था ताकि फजूल में जो मुद्दई मुकदमा है वो थक जाए, उसकी लीगल टीम थक जाए और हम लोग जो है ना वो इनको बस परेशान कर करके हम कोर्टों के अंदर लेट जाएं, झूठ बोलें, कस्में खाएं। मैं कस्मों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो यही मुकदमा है जिसके अंदर आमर नियाज बडेरा साहब ने कसम खाई थी और उसकी गवाही हमें GN कुरैशी साहब ने दी थी जो कि सीनियर लॉयर हैं और वहां मौजूद थे। उसके बाद कोर्ट कहती है कि जी मैं ये समझता हूं, मैं आप शॉर्ट दे रहा हूं अपनी सारी बातों का, जो ऊपर सारी डिस्कशन हुई है कि जो नीचे वाली अदालत ने कॉग्निजेंस ली है उस अदालत के सामने अगर इनके पास एक रेमेडी अवेलेबल है तो ये जाएं और उस रेमेडी को ले लें। मैं उस अदालत के मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करूंगा, मैं उस अदालत के मामलात को नहीं छेड़ूंगा और ये दखल अंदाजी होगी, बेजा दखल अंदाजी होगी अगर हम इस तरह लोअर कोर्ट के जो रेमेडी अवेलेबल भी है लोगों को वो चीजें हाई कोर्ट से देना शुरू कर दें और उनके मुकदमात जो हैं वो यहीं पे खत्म करना शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि ये दखल अंदाजी होगी, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये दरखास्त जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, ये मेरे पास काबिल समात नहीं है और हम इसको खारिज करते हैं। अब जो जरूरी पहलू है, आपने बात याद रखनी है कि आमर नियाज बडेरा साहब बहस के अंदर कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड के फैसले को हम मानते हैं।
जीएम फारूकी साहब एक सस्ते यूट्यूबर के साथ बैठकर कहते हैं, कम तनख्वाह वाले यूट्यूबर के साथ, कि हम इस फैसले को नहीं मानते, और वो एक लाइव सेशन के अंदर जाते हैं सस्ते लोगों की, वहां पर भी जाकर वो यही कहते हैं कि हम इस मेडिकल बोर्ड के फैसले को नहीं मानते, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आमिर नियाज बढ़ेरा साहब मानते हैं। तो एक चीज आपने ज़हन में ये रखनी है, आने वाले दिनों में हो सकता है हमें ये पता चले कि जीएम फारूकी साहब और आमिर नियाज बढ़ेरा साहब के रास्ते अलग हो गए हैं और दोनों ने अपना अपना व्यू चेंज कर लिया है इस केस के ऊपर। दूसरी तरफ जो ये मामला है, ये दरखास्त है, ये दायर इसलिए की गई थी, जो पूरे ऑर्डर को पढ़ के समझ आती है कि उनको पता था कि ये दरखास्त कामयाब नहीं होनी, लेकिन वो जानबूझ के दायर करते रहे ताकि किसी तरह मामला लंबा हो जाए, मामला चले ना। जो लोग नहीं अभी गिरफ्तार हो रहे, जिन लोगों के वारंट्स बार बार निकल रहे हैं, वो चलते रहें और मामला लंबा हो जाए, मुद्दई थक जाए, तमाम लोग थक जाएं, आप लोग थक जाएं और वो लोग आराम से निकल जाएं। मैंने आप लोगों को इस फैसले का जो आसान तरीन मफहूम बनता था वो बता दिया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।